हम्म, चलिए अब शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। वीडियो में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में रचना वैद्य और आशीष बेहती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रुचित जैन और अरुण कुमार मंत्री भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा, और टेक्निकल्स पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल से। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि पीआई इंडस्ट्रीज़ क्यों बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन ये सब कुछ ही देर में। इससे पहले एक नज़र जरा आज के मार्केट एक्शन पर। और मार्केट में अच्छी रिकवरी है लोअर लेवल से। निफ्टी देखिए, अगर आप 23,400 के लो से रिकवर होकर अब 23,538 पर शानदार रिकवरी मानी जाएगी। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। रिकवरी बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है ये इंडेक्स। अगेन 52,800 का वो जो मेक और ब्रेक लेवल था, वहीं से रिकवरी आई 53,031 पर। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी। कल मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया था। आज शुरुआत यहाँ भी खराब हुई थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट ग्रीन माने की तैयारी कर रहा है, सिर्फ 0.1% नीचे। स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा नीचे अभी भी, लेकिन रिकवरी है यहाँ पर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, शुरुआत काफ़ी खराब हुई थी एडवांस डिक्लाइन की, अब लेकिन वो गैप जो है थोड़ा सा कम हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक लेकिन शानदार मूव है। आज का हीरो ऑफ द डे है जायडस लाइफ 6% ऊपर। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है पीआई इंडस्ट्रीज 7% नीचे। तो ये दो एक्सट्रीम एंड के स्टॉक्स हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें हिंडाल्को, मैनकाइंड, ओरेकल फाइनेंशियल, हिटाची, कोफोज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी रैली है आज। लेकिन अगर नीचे वाले स्टॉक देखें यानी गिरने वाले स्टॉक्स, तो बीईएल जिसके कल नंबर्स आए थे 3.5%, लोधा डेवलपर्स, भारत डायनामिक्स, दो स्टॉक्स को मिस कर गया, सॉरी, टाटा स्टील, सम्मान कैपिटल, आरवीएनएल, हिंदुस्तान जिंक, गोदफ्रे फिलिप्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। फिर जी ये थी अब तक की थोड़ी सी समरी 10 के दमदार ट्रेड में। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। हमारे साथ रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, अरुण कुमार मंत्री फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं, और रचना वैद्य, आशीष बेहती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। रुचित, आपकी दो कॉल्स इस वक्त की। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सर, मेरी पहली पिक रहेगी सीमेंस एनर्जी में खरीदारी की सलाह। सो यहाँ पे हमने रिसेंटली एक अप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखा था, और वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, वो अब डिप्स हम देख रहे हैं कि सपोर्ट टेक कर रहा है। सो यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट बेस है। सो करंट लेवल्स पे हमें लग रहा है कि अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है। सो 3180 के नीचे स्टॉप लॉस रखे सीमेंस एनर्जी में खरीदारी की सलाह रहेगी 3450 के टारगेट्स के लिए। और मेरी सेकंड पिक रहेगी पॉलीकैब में खरीदारी की सलाह। सो वायर एंड सेगमेंट, वायर एंड केबल सेगमेंट एज अ होल रिसेंटली काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमने ये सेक्टर के स्टॉक्स में देखे। सो आई थिंक ये आउट परफॉर्मेंस और कंटिन्यू रह सकता है। 5-6 दिन का एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी स्टॉक में आया है, जो मोर एक सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन लग रहा है। सो करंट लेवल्स पे यहाँ पे 8900 के नीचे स्टॉप लॉस रखे खरीदारी की सलाह रहेगी। 9380 के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, पॉलीकैब आपका एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर रही है, करीब 12 रुपये ट्रेड करता हुआ 9150 पे। अरुण, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। वीरेंद्र जी, अगेन डिफेंसिव स्टॉक्स में ही अच्छा मोमेंटम है। चूंकि मार्केट नीचे से रिकवर हुआ है, तो दोनों बाई साइड के ही स्टॉक्स रहेंगे। पहला औरोबिंदो फार्मा में रहेगा, और औरो फार्मा में बाई करने की सलाह है। 1533 के आसपास चल रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे नजर आ रहा है। 1518 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1562 तक के टारगेट्स औरोबिंदो फार्मा में आने चाहिए। सेकंड स्टॉक वीरेंद्र जी, एक कॉन्ट्रा कॉल फोर्टिस हेल्थ केयर में लेके चल सकते हैं। 961 के आसपास चल रहा है। 950 का एक अच्छा सपोर्ट है, मुझे लग रहा है सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। 949 के स्टॉप लॉस के साथ फोर्टिस को बाई करें, और 982 का ऊपर में टारगेट रखें। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर 960 पे आपका बाय कॉल। बाकी अगर आप देखें, अब आशीष जी के दो ट्रेड्स पिक करते हैं। आशीष, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 दिनों से अच्छा मोमेंटम बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। स्टॉक अपने 20 डेमो पे वापस आ चुका है, और मुझे लग रहा है यहाँ से एक फ्रेश मूव इसमें देखा जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए, वो 2890 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे वो 3000 और 3060 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो शॉर्ट साइड में रहेगा लोडा डेवलपर्स में। यहाँ पे वीकनेस काफी बढ़ते हुए देखने मिल रही है, और हमें लग रहा है ये स्टॉक और ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं इन लेवल्स पे भी। तो 880 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह है। नीचे में जो इसके टारगेट रहेंगे वो 845, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 830 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, लोटा आपके यहाँ पे शॉर्ट कॉल है। रचना जी, आपकी दो ट्रेड्स।
जी गुड मॉर्निंग अगेन एंड मेरी दो ट्रेड्स में एक बीएल रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे और दूसरा रहेगा हेवल्स जिसको अगेन शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे। मेरे हिसाब से ये जो पुल बैक आ रहा है वो रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक पहुंच चुका है एंड इसीलिए हम डाउन साइड पे रहेंगे। बीएल में मेरा मानना है कि हम 400 का नंबर देखेंगे फ्यूचर्स पे, 400 तक ये जा सकता है, 407 पे है फिलहाल। 411 का एसएल लगा सकते हैं आप इसमें फॉर अ टारगेट ऑफ 400 एंड इवन 397। और जहां तक हेवल्स की बात है इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1196 और इसमें डाउन साइड पे आपका टारगेट रहेगा 1175। ओके चलिए आज की ट्रेड्स पूरी हुई, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे बिग मार्केट वॉइस। जी हाँ, आज हमारे साथ हीलियोस कैपिटल के फाउंडर और दिग्गज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। आज जानेंगे कि इस समय जो मैक्रो चैलेंज है उसमें इन्वेस्टर्स कैसे अपनी रणनीति बनाएं, कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स चुनें। समीर सर गुड मॉर्निंग। पहला सवाल ये निफ्टी का नाम बदलकर कॉस्पी कर दें क्या? वैसे लास्ट 3 दिन से कॉस्पी निफ्टी से ज्यादा गिरा है, इसलिए जरा लेट हो गया ये काम। नहीं लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हो रहा है उस मार्केट में जो इतना चला और ऐसा क्या है हमारी मार्केट जो चलने का नाम ही नहीं ले रही है? वैसे ये दोनों में कनेक्शन ऐसे नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ कि ये जो 2-3 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक हाइनिक्स, एसके हाइनिक्स, इनके प्रॉफिट मेरे ख्याल से 600-700% की ग्रोथ है। क्योंकि वही चीज जो बनाते थे, थोड़ी उन्होंने कैपेसिटी भी इंक्रीज करी होगी, वो मेमोरी वगैरह की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं। अगर आप वहां पे स्टॉक्स देखें तो कोई मुझे किसी ने भेजा था, आई थिंक माइक्रोन की बात हो रही थी किसकी, कि $1 का ईपीएस इन 3 ईयर्स बिकम $90। $90 वहां पे अगर आप देखें वो स्कैन डिस, उसका एक साल का रिटर्न है 40 टाइम्स। अब वो उनके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी बढ़ गई बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ये एआई वाली कंपनीज ने अपने डेटा सेंटर्स में करी, अपने सर्वर में करी, वो मेमोरी वगैरह की इतनी डिमांड बढ़ गई और कैपेसिटी फिक्स थी और वो लोग वेट करना नहीं चाहते। तो ये अर्निंग्स तो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी कि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स उसमें साथ उन्होंने रिटर्न्स बनाए, चाहे वो बाद में 2 साल बाद फिर नॉर्मलाइज हो जाए। अब वो हमारे कैटेगरी में है ही नहीं वो ऐसे स्टॉक्स। अच्छा समीर सर एक सवाल आपसे। अभी इन दोनों कंपनियों का जो प्रॉफिट है इस साल का, मतलब 26 दिसंबर तक आई थिंक है, हाँ वो पूरे इंडिया के सारी कंपनियों से ज्यादा है, 2 कंपनियों का प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ इन 2 कंपनियों के कारण हो गई, आई थिंक सम 200% अर्निंग्स ग्रोथ, समथिंग लाइक दैट। नंबर इतने वाइल्ड हो गए कि समझ में नहीं आते। और इंडेक्स वेट भी बहुत हाई हो गया इनका। तो जैसे कोरिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाइनिक्स का वेट मेरे ख्याल से 60% होगा या 50%। ताइवान में टीएसएमसी का वेट है 60%। और खाली टीएसएमसी का वेट ले लें या इन दोनों का कंबाइन ले लें सैमसंग, उसका वो वेट इंडिया से ज्यादा हो गया, पूरे इंडिया से। ओके अच्छा समीर सर एक सवाल अब आपसे। डॉलर रुपी 97 हो गया है, मतलब जिस तेज़ी से हम 97 पर आए हैं और एक कहीं ना कहीं एक आपको लग रहा है कि कुछ तो करने की ज़रूरत है। कुछ अगर एफआई टैक्सेशन की हमने खबरें सुनी उसके बाद कुछ उस पर हुआ नहीं क्या कुछ है ना, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से डॉलर रुपी आया ये तो एकदम ऐसा लग रहा है रन ऑन द करेंसी। पैनिक करा रहे हैं जी, और कुछ नहीं है। इतना क्यों, इतना ऐसे वन वे, मतलब शर्म भी तो हमारे को आती है रोज सुबह उठ के कि हम पब्लिक को क्या बोले। मुझे लगता है कि एनआरई डिपॉजिट करने में क्या ऑब्जेक्शन है, मुझे तो समझ नहीं आई। क्योंकि उसमें आपके जेब से थोड़े पैसे लगेंगे, से 2 बिलियन, मेरे हिसाब से 50 बिलियन रेस करने के लिए 3-1% का आपको करेंसी हेज देना पड़ेगा। क्योंकि अब क्या हुआ है कि यूएस में जो रेट्स हैं उसके ऊपर देना पड़ेगा और इंडिया के रेट्स अब काफी बराबर है। तो खाली आप इंडियन बैंक को बोलो कि उसी रेट पे हम आपको डॉलर दे देते हो तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो इंडियन रुपी में उसको उसी रेट में मिल जाते हैं। पहले ये डिफरेंस होता था, तो आदमी कहेगा ठीक है मैं 2% में डॉलर में ले लेता हूँ और इंडिया में तो मैं 7% में रुपी में लेता हूँ, तो ठीक है बीच में करेंसी में भी चले जाएंगे 3-4%, तो फिर भी ठीक है। सो अब वो नहीं है, इसलिए आपको करेंसी हेज जेब से देना पड़ेगा, ये है सिंपल। तो अगर आप अज्यूम करेंगे करेंसी हेज में लगेंगे 4% साल के, आपको 3 साल के लिए देने पड़ेंगे, लेकिन हर साल आपको देने पड़ेंगे से $2 बिलियन, 50 बिलियन अगर आ गए
कुछ भी नहीं है जी वो, क्योंकि अगर करेंसी 1% स्ट्रेंथन हो गई तो जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड वो करते हैं करीब मोटा माटी अगर आप मल्टीप्लाई करो 5 मिलियन पर डे इनटू दिस तो करीब 180-200 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया। उसमें 1% अगर करेंसी बच गई करें तो हमारे $2 बिलियन 1 मिनट में बच जाएंगे, 1 मिनट में साल में, लेकिन इन थियोरी एक चीज से। और वैसे भी इसको वन वे ले जाना और पैनिक पैनिक पे पैनिक, फिर अब एनआरआई पैसे नहीं डालेगा, फिर वो डिपॉजिट नहीं भेजेगा, फिर नया एफआई मनी नहीं आएगा, फिर एक्सपोर्टर कहेगा मैं आप पैसे 3 महीने डिले कर दूंगा अगर उसने अर्न कर लिए हैं, इंपोर्टर कहेगा मैं आज ही खरीद लेता हूं क्योंकि ये हर महीने गिरती जा रही है। एंड मोर देन दैट इट इज एन एडवर्टिजमेंट, मार्केट इज एन एडवर्टिजमेंट फॉर द वर्ल्ड कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, मार्केट में, करेंसी में। तो करेंसी को तो डिफेंड करना, या डिफेंड करने का ये नहीं मतलब आप अपने पैसे खर्च दें अगर आपको लगता है तो, लेकिन नए रेस करने के लिए ये सब चीजें करें। बिल्कुल, करेंसी की बात हो गई, यहाँ पे कॉस्पी की बात हो गई, और कॉस्पी की बात हुई तो मुझे अनुज ने जैसी कॉस्पी का जिक्र किया, मुझे अपने लिए तो कुछ राहत का विषय कोई नज़र आया, तो वो ये था कि समीर जी इस पूरे दौरान 3 महीने में एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत आपको हाइडिंग पेस मिला। और क्योंकि आपका मिड कैप फंड भी है इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये मिड कैप स्मॉल कैप में आपका इंटरेस्ट है क्या इस वक्त कुछ? और ये जो आउट परफॉर्मेंस थी इसका कारण क्या था? इसका कारण ये है जी कि एक तो उनके अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखो इस बारी मिड कैप की क्या आई है और मतलब एमएससीआई की जैसे ले लें, मतलब मार्केट की, तो मार्केट की ग्रोथ 9-10% है, मिड कैप की 20% से ऊपर है। और सेकंड पार्ट ये है कि लास्ट 1-2 सालों में जो सेलिंग हुई है एफआईएस की वो मिड कैप में नहीं हुई प्रोपोर्शन में। एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी रिसेंटली ब्रोकर की, ब्रोकरेज की, आईसीआईसीआई वालों की, कि इन मिड कैप स्टॉक्स या टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स में एफआईआई जिसमें 1% से ज्यादा शेयर ओन करते हैं वो पहले 900 शेयर थे, अब वो 1200 करीब हो गए हैं लास्ट 4-5 सालों में। और जो लार्ज 10 कंपनीज हैं बड़ी, एचडीएफसी बैंक अब तो कंबाइन हो गया, और आईटी एंड मे बी आई डोंट नो जो भी आप ले लें, वो जो भी टॉप 10 थी उसमें वेटेज फॉरेनर की 40% ऑफ द मनी था, वो 20 रह गया क्योंकि उसमें बेच रहे हैं ज्यादा। तो मिड कैप में उन्होंने अपने आप खरीदा है। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि लोग कहते हैं कि वैल्यूएशन के कारण लोग इंडिया में नहीं आ रहे, ये बात नहीं है, क्योंकि मिड कैप की वैल्यूएशन कोई कम नहीं है बहुत ज्यादा। और अगर उन्हें न्यू कंपनीज आप देखो वो सारे जो आईपीओ होते हैं उसमें एफआई का काफी रोल होता है, काफी लेते हैं चीजें। सो ये खाली वैल्यूएशन की स्टोरी नहीं है, ये है कि लार्ज कंपनीज हैव डिसअपॉइंटेड एंड मिड कैप्स आर एक्चुअली डूइंग वेल। हम भी, हमारा भी अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड लें तो अगर नॉर्मली, या हमारा जो ऑफशोर फंड जो मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ, तो 70% अगर लार्ज कैप वेट होना चाहिए तो हमारा कोई 60s में होगा, मतलब 10% का फर्क होगा, और वो 10% मिड एंड स्मॉल में ज्यादा है। अच्छा, इस वक्त समीर सर ये टेक्निकली अपने आप को क्या करना चाहिए बदलाव? हमने देखा है कि बाजार ने लैच ऑन किया है हेल्थ केयर की तरफ, फार्मा की तरफ, आपका इस पर व्यू क्या कहता है? नहीं जी, हम टेक्निकल, हमें से पता ही नहीं, हमारा कोई, हमारे 19 इन्वेस्टमेंट टीम में कोई टेक्निकल बंदा ही नहीं है हमारे पास, हम टेक्निकल वगैरह हमें नहीं समझ आती। लेकिन इन जनरल लोग फार्मा ले रहे होंगे कि भाई कुछ करेंसी का फायदा होगा, ये होगा। हमारे पास भी 2-3 स्टॉक होंगे छोटे मोटे, बट हमारे पास कोई ऐसे नहीं कह सकते कि फार्मा से हमारी जिंदगी बचेगी। जिंदगी बच सकती है स्टॉक मार्केट की बात कर पोर्टफोलियो। अच्छा समीर जी, इस मार्केट में अब देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, वही पुराने स्टॉक्स ने तो अब चलना बंद कर दिया है। अब जैसे एचडीएफसी बैंक के 5 साल से तो कोई रिटर्न मिला नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा इस मार्केट में, है ना, इन्वेस्टर्स को। तो कोई नई थीम आपने आइडेंटिफाई करी हो जहां आपने कुछ पैसा डाला हो, कुछ बताएं हमें हमने उस तो पर। जी सारी नई थी, हम तो नए थीम वाले लोग हैं। हाँ, मैंने तो एक इनडायरेक्टली ट्वीट भी किया था कि आइदर यू कैन कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द पास्ट और यू हैव टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। मैंने जो 90s में अपना फंड, हमारा नंबर 1 इंडिया का फंड बन गया, म्यूचुअल फंड साइज में भी परफॉर्मेंस में तो था, वो सब बना नए स्टॉक्स लेके। उस वक्त आईटी नया था, उस वक्त ये प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक वगैरह नए थे, उस वक्त वो हीरो होंडा वगैरह लेट 80s में लिस्ट हुए, तो सब नई चीजें थी। अब हमने सारे नए मोस्टली थोड़े थोड़े लिए, हम कोई ओवरडू कोई चीज नहीं करते, दैट इज आवर ओनली स्टाइल। वरना नए में ही, क्योंकि आपको पूरा पोर्टफोलियो आप 5% ग्रोथ का ले लें कि जी क्योंकि पी बड़ा कम है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। वो मिक्स एंड मैच करना चाहिए।
मिक्स एंड मैच में हमारे पास 15% के करीब नई चीजें होंगी, 15-20%, और लोगों के पास जीरो है। उसी से हमारी परफॉर्मेंस आप देख लो कंपेयर टू अदर्स। बिल्कुल। सब अच्छा, कुछ एक नया भी ठीक है, और साथ में ये थोड़ा बहुत ये जो कैपेक्स रिलेटेड टू डेटा सेंटर्स वगैरह, ये पावर, ये भी आप, स्टॉक्स नए नहीं है, बट अगर आप हमारे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो ये लास्ट 6-8 महीने में लिए होंगे। अच्छा समीर सर, एक ब्रॉडर मार्केट सवाल आपसे वापस पूछूंगा। ये 2007 की याद आ रही है क्या? थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स जिस तरीके से ऊपर आ रहे हैं, करेंसी जिस तरीके से मूव कर रही है, क्या एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का रिस्क है मार्केट में? क्या एक वो 2007 मोमेंट या कोविड मोमेंट, उस तरीके के प्राइस डैमेज का रिस्क है क्या मार्केट्स में? पहली बात तो 2007 ना गए, वो तो हमारी जिंदगी का बेस्ट ईयर था। 2008 कह रहे हैं आप। हाँ, वो 2007 8, हाँ 8, हाँ हाँ 7 में तो क्या दादागिरी थी हाँ इंडिया की। आई थिंक इंडियन मार्केट वॉज अप 81%, मेरा हेज फंड वॉज अप 104%। वो तो हाँ। बड़े बड़े दिन और थे। 7 के बाद 8 आया था ना इसके लिए। कह रहे बट यार 7 नहीं आया ना हमारी जिंदगी में, हम सीधे 8 पे ले आए हमें। नहीं, वो ये 7 तो कोरिया वालों का 7 7 वापस आया आ तो जाए, उनका 8 आना चाहिए। 7 वापस आ जाए तो फिर क्या बात है ना? वो 2003 to 7 वाला फेज वापस आ जाए तो क्या बात है? नहीं नहीं, बड़ा अच्छे कि लास्ट 2 साल में इंडिया ने तो 7 वाली कोई चीज देखी नहीं, टू टॉक अबाउट 8। बट ये क्या कि ये जो बॉन्ड यील्ड है, ये भी एक स्टोरी सीरियस है। देखिए जी, अब मेन अगर आपको इमीडिएट पॉजिटिव चाहिए, लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है सब घूम फिर के रिटर्न ठीक बन जाते हैं। अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो आपको ये ईरान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि ऑयल बहुत ज्यादा, मुझे फिर नहीं लगता कि कोई 60s में पहुंच जाएगा, लेकिन ये कहानी खत्म हो जाए और मे बी 80-90 में, 90 जो भी हो, देन इंडिया को थोड़ा सा हुआ, बट अरे 1, 2, 3, 4 महीने नए साल के वेस्ट हो गए। दैट इज द इमीडिएट थिंग इफ यू वांट। बट अदरवाइज चलते घूमते तो सारा वर्ल्ड चलता रहता है, इंडिया भी चलता रहता है। आप देखो कि 2022 में ऑयल $150 के करीब हो गया था, तो क्या हो गया उसके 3, 4, 6 महीने बाद 23 एंड 24 में रिटर्न बन गए थे। इसलिए मैं, हमारे फंड में 99% इन्वेस्टेड है, हम अपने लॉन्ग ओनली फंड्स में। एंड इवन इन माय लॉन्ग शॉर्ट फंड, जो कि नॉर्मली 60s इज लाइक माय एवरेज, इट मस्ट बी 70, बिकॉज आई स्टिल थिंक कि ये जो यूएस एंड ईरान है, दे रियली डोंट वांट टू फाइट, लेकिन अब वो भी चले जा रही है कहानी दोनों तरफ से। लॉजिकली तो दोनों थक चुके हैं। ये बात बिल्कुल सही है कही आपने अनुज। और अभी समीर जी बात करें 2007 की, मेरे ख्याल से अनुज सबसे ज़्यादा करियर में मैं अपने अगर केक कभी खाया है ना 2007 में, सेंसेक्स रोज 1000 पॉइंट चलता था, रोज केक आता था, है ना, रोज 1000 हम तो अभी तक केक 2007 की परफॉर्मेंस खा रहे हैं। हाँ, गजब गजब साल था वो, अद्भुत। पर ऐसे खैर, ऐसे अच्छा, साल जो होते हैं, समीर सर, 4-5 साल ही होते हैं ऐसे। ये मतलब अगर आप हाँ, एक्चुअली ये बात। देखें, 4-5 मोटे बड़े साल होते हैं। जैसे अगर हमारे हीलियोस फंड में लें तो 2006 में कोई 40-50% बन गए, 7 में बन गए, फिर 14 में 74% बन गए, फिर फिर 21 उसके में बाद बन गए होंगे, 17 में बड़े बने, 21 में बने इसमें होंगे बड़े। 17 में बड़े बने, हाँ उसके बाद वो 21-22 में इतने नहीं बने, 30-30 टाइप बने। फिर अब रोते धोते आपके साथ गप्पे मारते जिंदगी निकाल रहे हैं, फिर आ जाएगा एक आध। ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से, मेटल्स पे आपका टेक क्या है? मेटल्स में अब तक सबने पैसा बनाया इस सिक्लिकल स्टोरी में, अभी आपका टेक क्या कह रहा है? नहीं, हम ये मेटल्स ये हमारे बस के बाहर है, हमें समझ नहीं आती है। हमें हर वक्त लगता है कि नेगेटिव है। हम वंस इन अ वाइल एक आध मेटल स्टॉक ले लेते हैं, हमारे पास ये मेटल रिसाइकलिंग टाइप स्टॉक्स हैं, बट वैसे हमारे पास नहीं है। एंड मे बी दैट इज वन मिस्टेक। हमने जो आईटी में बचाए वो हमने बाकी चीजें ना करके मे बी थोड़े बहुत उसमें रिलेटिवली खो दिए होंगे, बट वी डोंट हैव। अच्छा समीर जी, हालांकि बात हुई है आपसे, लेकिन एक मैं आपसे ना ये एज अ मार्केट एक्सपर्ट नहीं पूछ रहा हूँ, आपने इतनी दुनिया देखी है। अभी ये जो आज सुबह मेटा ने इतने लोगों को निकाला, एआई का जो पूरा का पूरा, सिंगापुर में बिल्कुल सिंगापुर में, ये जो एआई थीम है, ये कैसे जाएगी और इसको प्ले करने का भारत में तरीका क्या है? मतलब एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये पता करना है कि अगर ये थीम बड़ी बन रही है तो मैं कैसे प्ले करूँ इस थीम को? अनफॉर्चुनेटली भारत में डायरेक्ट नहीं है। एक्चुअली इंडिया को लोग नेगेटिव गिन रहे हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि अगर आप यंग लोगों को जॉब्स ना हो या कम हो, एंड इवन पुराने का भी, कल परसों आई थिंक वन ऑफ दिस ब्रोकर्स, उन्होंने कोई टीसीएस या पता नहीं कौन से, नहीं टीसीएस नहीं, वन ऑफ द बिग आईटी कंपनीज को मिले, वो कहते हैं अभी तक हर चीज में नेगोशिएशन हो रही है क्लाइंट की तरफ से कि एआई आएगा, अभी आया नहीं है प्रॉपरली, मतलब इन यूज।
लेकिन क्लाइंट कह रहे हैं कि जी आप प्राइस कट करो अभी, क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप तीसरे साल चौथे साल में बड़े पैसे बचाओगे, वो आज से हमें को डिस्काउंट दो इन माई रीनेगोशिएशन। तो ये सब चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हैं। इंडिया में डायरेक्ट एआई का नहीं है, बट आई एम सेइंग कि एआई का ना इतना आसान नहीं होता कि विनर कौन होगा। एआई कैन विन, डज नॉट मीन कि आपके स्टॉक्स विल विन। मैं एक बारी और, जो कि मैं 150 बारी बोल चुका हूं, ये किताब जो कि अब मैं सेकंड टाइम पढ़ूंगा क्योंकि मैंने इतना रेकमेंड किया है, इंजन दैट मूव्स मार्केट्स। उसमें क्या है, वो टेम्पल्टन के एक्स हेड ऑफ रिसर्च ने लिखी बहुत ही बढ़िया किताब है। हर चैप्टर में एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, जब सबसे पहले स्टीम शिप, फिर रेलवे, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर आप ले लो टेलीफोन, फिर मोबाइल, इंटरनेट, और भी सारी जो टेक्नोलॉजी जो काफी इंपॉर्टेंट उस वक्त की बड़ी डिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज थी। और किसी में भी उस वक्त की उन्होंने स्टोरी लिखी है कि उस वक्त कौन सी कंपनियां क्या कर रही थी, किसी ने क्या बोला, प्रेसिडेंट ने क्या बोला, मार्केट वालों ने, जो भी उस वक्त के लोग थे उन्होंने क्या बोला। किसी को नहीं समझ आई कि विनर कौन है इन टेक्नोलॉजीज का। कोई लेट आया, कोई जल्दी आया, किसी को नहीं पता लगा कि फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है कि लास्ट मूवर का एडवांटेज है। लेकिन एक चीज समझ आई कि जो लूजर है वो इट इज इजी टू कैच इन अ बिग पिक्चर सेंस। मेरे हिसाब से वो लूजर अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि वो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है। तो ओके। बिकॉज ऑफ दिस थिंग नाउ, अब लोग कहते हैं अगर आप इंडियन आईटी में नेगेटिव हो तो इंडिया पे क्यों नहीं नेगेटिव? क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट 4 5 7 10 साल वो जो जीसीसीज वगैरह सेटअप कर रहे हैं, वो भी एक प्रेशर है आईटी इंडस्ट्री पे। कि जीसीसी अपने आप, अगर आपके क्लाइंट ने इंडिया में सेटअप कर दिया तो एक तो उसको कंफर्ट हो गया अपने आप हायरिंग करने का, एक उसको आपकी कॉस्ट समझ आ गई उसको, क्योंकि वो मार्केटिंग कॉस्ट नहीं करता चाहिए उसको ना, उसको मार्जिन चाहिए, तो ही कैन फॉर द सेम अमाउंट हायर बेटर एम्प्लॉइज। उससे इंडिया का आईटी ओवरऑल इंक्लूडिंग जीसीसी घूम फिर के चल रहा है। बट उस बुक को पढ़ के आपको ये पता लगेगा, चलो ये भी आप मत मानो मेरी बात, लेकिन आपको विनर इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, इसलिए इतनी ओवरली जरूरत भी नहीं है। जस्ट टू टेल यू, मेरे पास ग्लोबल फंड है, उसमें एक सेमीकंडक्टर ईटीएफ छोड़ के डायरेक्ट कोई मैं कहूं कि ये एआई का बेनिफिशियरी, ऐसे एक भी स्टॉक नहीं है। इवन तो उसमें कोई भी स्टॉक वर्ल्ड में ले सकता हूँ, अनलेस कि आप कहो कि गूगल बेनिफिशियरी, हाँ वो तो वैसे कितने सालों से ही चल रहे हैं स्टॉक। Engines that move the markets, Alasdair Nair, जो पहले अब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं स्कॉटिश विडोज इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, $130 बिलियन। इससे पहले वो टेम्पल्टन में थे। टेम्पल्टन, अच्छा वो स्कॉटिश विडो में, ओके व्हाटएवर। हाँ अभी के लिए चलिए, बहुत अच्छी है, चलिए पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे समीर सर। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। पीआई इंडस्ट्रीज क्यों तेज गिरावट, नुपुर समझ से। नुपुर बताइए। नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है पीआई इंडस्ट्रीज़ के। रेवेन्यू देखें तो 12% की कमज़ोरी वहाँ पर आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा 40% की कमज़ोरी यहाँ पर आती हुई नजर आई है। मार्जिन्स का अनुमान था 23% के मार्जिन्स रहेंगे इस क्वार्टर में, लेकिन मात्र 21.5%। और पिछले क्वार्टर से देखें तो काफ़ी कमज़ोरी, 400 बेसिस पॉइंट की कमज़ोरी आपको मार्जिन्स में दिखेगी। 25.5% के मार्जिन्स कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में किए थे। मुनाफा भी 40% गिरकर 200 करोड़ के आसपास यहाँ पर आते हुए दिखा है। पिछले 9 क्वार्टर में से 7 क्वार्टर कंपनी ने निराश किया है अनुमान के तौर पर। अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली है। डोमेस्टिक और सीएसएम बिजनेस दोनों की बात करें तो कमजोरी नजर आएगी। 15% का डिक्लाइन देखने को मिला है एग्रोकेमिकल के जो एक्सपोर्ट्स है उसमें, क्योंकि ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक कारोबार की बात करें तो रेवेन्यूज 9% कमजोर इस क्वार्टर में रहे हैं वाई आधार पर, और इनफैक्ट मार्केट इन्वेंट्री भी ऊपर लेवल पर आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट का कहना है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्राइसिंग प्रेशर आगे भी बना हुआ रहेगा, इसीलिए कॉशियस ऑप्टिमिज्म का आउटलुक यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखा है H2 FY27 के लिए। और साथ ही साथ एक चीज़ पॉजिटिव इसके प्रेजेंटेशन में थी, वो थी कि 5 नए मॉलिक्यूल लॉन्च करेगी FY27 में, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आए। तो कमज़ोर नतीजे, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आपको जो है वो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस नजर आएगी, और मैनेजमेंट की भी गाइडेंस कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ओके नुपुर, शुक्रिया। अगर आप देखें एक्सीडेंट ऑफ द डे के लिए, अगर आप देखें तो आज कारण क्या था बना ये पीआई इंडस्ट्रीज, उसको समझाने के लिए। मीनवाइल निफ्टी देखिए फुल एफर्ट किए, लेकिन 23,500 की ट्रैजेक्टरी को डिसाइसिवली रीगेन नहीं कर पा रहा है, और बैंक निफ्टी प्रेशर में। अब सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद हैं। सहज,
गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सहज, स्टॉक स्पेसिफिक अलाइनमेंट आपने कैसा किया है? पेन है, हम आज रिकवरी अभी तक एज ऑफ नाउ वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या है आपके इस वक्त? जी, दो स्टॉक्स हैं। एक तो कॉन्ट्रावेट ले रहे हैं इन्फोसिस में। आई थिंक स्टॉक काफी आईटी पैक ओवरऑल काफी करेक्ट होके रखा है और यहाँ पे सेलिंग का भी एग्जॉस्शन दिख रहा है। काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऐसे सेटअप में थोड़ा फंडामेंटल एम्बेडेड वैल्यू भी है। टेक्निकली भी यदि आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पे स्टॉक ने जो उसका लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया था उसको ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो मोमेंटम है ये थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है, बिकॉज एक वर्टिकल फॉल के बाद नॉर्मल यदि रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्ट करें तो बाउंस बैक आने के काफी चांसेस हैं। करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं 1145 के स्टॉप लॉस की तरफ के साथ, और ऊपर की तरफ में 1275 1300 तक का ट्रेडिंग टारगेट लेके चल सकते हैं। टाइम फ्रेम अंदाजन 8 से 10 दिन। और दूसरी एक अपॉर्चुनिटी वीकनेस साइड पे लग रही है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट जो है वो मंथली और वीकली बेसिस पर थोड़ा सा सेटअप करेक्टिव फेज में ही चल रहा है, कोई भी रिकवरी बहुत सस्टेन नहीं कर रही है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्योंकि इन्फ्लेशन प्राइसिंग थोड़ा सा इम्पैक्ट नेगेटिव रहने के चांसेस हैं, साथ ही साथ में टेक्निकली यदि उसका सप्लाई लाइन देखें तो वो 2300 पे था, जिसको स्टॉक अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और आज 2210 के आसपास चल रहा है। नया लो बनाया है पिछले 10 दिन का, तो यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 2270 का है। तो 2270 के स्टॉप लॉस के साथ 2100 के लिए डाउन साइड के लिए शॉर्ट साइड पे HUL को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये Alright, दो Sahaj. अपॉर्चुनिटीज करंट मार्केट एनवायरनमेंट में अप्रोप्रिएट लग रही है। चलिए सहज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्ट्रैटेजी सामने रखने के लिए। मार्केट फिर से डे हाई से स्लिप होता हुआ, हालांकि डे लो से अभी भी हम दूर हैं, लेकिन जो बात वीरो ने कही कि अभी 23,500 550 को हम डिसाइसिवली नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं और हायर लेवल पर क्लियरली वापस एक रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी फिर से एक बार अब वो 52,800 की तरफ बढ़ता हुआ 52,900 पर हम वापस आ चुके हैं। बैंक निफ्टी पर 52,836 का आज का लो था, 52,700 समथिंग मई का लो था। एक महीने का चार्ट रखेगा तो वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब 52,700 800 के बीच का था वो लो, 52,783 उस पर नजर आएगी। चलिए शो को समेट रहे हैं, इसके बाद शेयर और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।